नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सौरभ यादव आपके लिए लेके आया हूँ सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए और आप सभी से मिलवाने के लिए कि क्या क्या उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, उनकी क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं बैंक में, लाइफ कैसी है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैम के साथ। मैम का अभी 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी। इनकी ज्वाइनिंग मैं आपको बता दूं 2011 में बैंक ऑफ इंडिया में हुई थी एज ए पीओ एंड इनकी पहली ज्वाइनिंग रही थी मुंबई में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम से पूछ रहे थे, मैम अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पूनम यादव है। मैं प्रेजेंटली बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। मैम अभी आप कौन से ऑफिसर लेवल, जैसे बैंकिंग में होते हैं 1 से स्टार्ट होके पीओ 4, 5 तक होता था, अभी कौन से आप लेवल पे हैं? सर, अगर बैंकिंग की बात करें तो स्टार्टिंग होती है जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो एज ए पीओ ज्वाइनिंग होती है, जिसको आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी बोल सकते हैं। फिर वो स्केल 1 होता है, देन स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, 5 और सो ऑन आगे चलता जाता है। ओके मैम, अभी आप कौन सी स्केल ऑफिसर? अभी प्रेजेंटली मैं स्केल 3 में हूँ, सीनियर ब्रांच मैनेजर। और मैम अभी आपका प्रमोशन कितने साल में क्या होता है? जैसे पीओ से पहला प्रमोशन कितने साल बाद होता है? सर, पीओ से पहला प्रमोशन 2 इयर्स में होता है। इंटरनल एग्जाम होता है आपका प्रमोशन का, जो आपको क्लियर करना पड़ता है, देन इंटरव्यू होता है। तो 2 इयर्स में आप स्केल 1 से स्केल 2 में चले जाते हैं। ओके मैम। एंड देन स्केल 2 से स्केल 3 के लिए दोबारा एग्जाम होता है क्या मैम? हाँ, स्केल 2 से स्केल 3 के लिए अगेन एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जो 3 इयर्स के बाद वापस से होता है। तो 3 इयर्स के बाद आप स्केल 2 to 3 ऐसे ही आगे नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में आगे आप स्केल 3 to 4, 4 to 5 आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके मैम। और मैम मैं पूछना चाहूंगा, कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि जैसे क्लरिकल पोस्ट है वो क्या मैनेजर बन सकते हैं, मतलब ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं? मतलब डेफिनेटली सर, क्लरिकल जो स्टाफ होता है वो भी मैनेजर बन सकता है। इवन जो सब स्टाफ से लगते हैं, जो दफ्तरी लगते हैं, जो स्टार्टिंग में झाड़ू पोछा करते हैं, वो भी मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंटरनल जो हमारा प्रमोशन प्रोसीजर होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको क्लरिकल भी मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, 2 इयर्स में आप एज ए पीओ भी बन सकते हैं, आप ऑफिसर तक पहुंच जाते हैं। ओके मैम। तो मैम सबसे पहले एक जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है कि सैलरी, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में 20-21 की एज में बच्चों का सबसे फैसिनेटिंग क्वेश्चन जो रहता है, अट्रैक्ट करता है, वो होता है सैलरी। तो आपकी सैलरी मैं पूछना चाहूंगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी मैम कितनी थी? ज्वाइनिंग के टाइम सर, अगर 2011 की मैं बात करूं तो मेरी सैलरी थी 19,000। ओके मैम। एंड मैम अभी आपकी सैलरी कितनी है मैम? सर, अभी मैं प्रेजेंटली स्केल 3 में हूं, तो मेरी सैलरी है 95,000 सैलरी है। प्लस में हमारे पर्क्स भी होते हैं। पर्क्स इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि पेट्रोल अलाउंसेज होते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंसेज होते हैं। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। हाउस अलाउंसेज होते हैं, जिसको हम सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन बोलते हैं। तो वो सब मिला के भी अराउंड 20-25,000 हो जाता है। ओके मैम। और मैं पूछना चाहूंगा मैम, अभी जैसे नया जो बैंक पीओ एक लग के जाता है, बैंक असिस्टेंट मैनेजर जो बच्चा लग के जाता है, तो उसकी कितनी सैलरी होती है मैम? अभी सर जो बैंक पीओ लग रहे हैं उनका अगर सैलरी की हम बात करें तो अराउंड 40,000 उनकी सैलरी होती है। बट अभी हमारा क्योंकि एक सेटलमेंट था जो 2017 से पेंडिंग था, और उसके लिए अभी गवर्नमेंट के साथ जो टॉक चल रही थी वो अभी फाइनल हो चुकी है। तो मे बी नेक्स्ट मंथ से जो सैलरी रहेगी वो इंक्रीज होके अराउंड 45,000 से 48,000 जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी बैंक पीओ। बच्चा अगर ज्वाइन करता है उसकी 48,000। जी बिल्कुल। अभी जो नया बच्चा ज्वाइन करेगा नेक्स्ट मंथ से उसकी सैलरी अराउंड 45 से 48,000 के बीच में रहेगी। प्लस में पक्ष जो हैं वो सबके होते हैं, वो सबको अलग अलग डिसाइडेड होते हैं। इतना आपको पेट्रोल मिलेगा, इतने न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलेंगे, वो सभी के अलग अलग होते हैं। ओके। और मैं पूछना चाहूंगा मैम, क्लरिकल जो आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू जाता है बच्चा, उसके कितने क्या सैलरी बन जाती है महीने में? सर, आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू जो स्टार्टिंग ज्वाइनिंग जो भी करते हैं उनकी अराउंड 25,000 के आसपास उनकी सैलरी रहती है। ओके। देन फिर वो अपने बच्चे अगर मेहनत करते हैं, तो मैं आपको बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप क्लरिकल भी मिलता है तो आपको, जैसे मैम ने बताया, आप प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि 25 के अराउंड अगर आपकी सैलरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में आप इंप्रूवमेंट करके ऑफिसर तक जा सकते हैं और आपकी 48 अराउंड मैम जैसे ही प्रमोशन होगा तो फिर वही पीओ वाली सैलरी मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। आप अगर जैसे क्लरिकल में ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल अगर आपको जॉब मिलती है आप क्लरिकल में डेफिनेटली ज्वाइन करिए। उसके बाद क्या होगा कि 2 इयर्स में इंटरनल बैंक का एग्जाम होता है फॉर पीओ, जिसको आप ऑफिसर बोलते हैं। ऑफिसर में एग्जाम होगा 2 इयर्स में, आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 2 इयर्स आपकी जॉब को होना चाहिए, तो आप एग्जाम को दे सकते हैं। और वो एग्जाम कंपेरेटिवली अगर आप डायरेक्ट पीओ जाएंगे और इंटरनल एग्जाम से जाएंगे उसको आप जल्दी क्रैक कर पाएंगे। ओके मैम।
तो मैं पूछना चाहूंगा, तो ये सारी बातें हमने प्रमोशन के रिगार्डिंग कर ली, तो मैम से पूछना चाहूंगा मैम जॉब प्रोफाइल कैसी है बैंकिंग एग्जाम्स में? जैसे कहीं ना कहीं एक आईएएस होता है, एक मतलब और सारी जॉब प्रोफाइल्स से हम कंपेयर करें तो बैंक की जॉब प्रोफाइल कैसी, आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे बच्चों के सामने? सर बैंक की जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो एक समाज में आपको इज्जत मिलती है। ऐसा नहीं है अगर आप जिस सीट पे बैठे हैं कोई भी आपके पास आता है वो स्पेशली आप सबकी हेल्प कर पाते हैं, तो हर कोई आपको इज्जत से देखता है। तो जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो वो बहुत ही अच्छी है। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं बाकी जॉब से आप कहाँ आपको फील, मतलब आप कैसे प्राउड फील करते हैं कि आप एक बैंकर हैं बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में? सर अगर प्राउड की बात करें तो एज ए बैंकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाती हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड में कोई भी जॉब प्रोफाइल उठा लीजिए, इवन आप एक अगर आईएएस ऑफिसर है ना, तो भी आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप फाइनेंशियली आप लोगों की हेल्प कर पाएं। बट एज ए बैंकर एक बैंक ब्रांच मैनेजर के पास इतनी पावर होती है कि वो फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर पाता है। तो हम समाज में किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प कर पाते हैं, उसको लोन देके हमारे पास उतनी पावर्स होती हैं। तो मुझे कई बार बड़ा प्राउड फील होता है अपने आप पे कि आज मैं किसी नीडी पर्सन को आप लोन वगैरह जैसे भी उसकी नीड होती है तो आप उसको, जैसे केसीसी वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो जो भी आप उनकी हेल्प कर पाते हैं। ओके मैम, टाइमिंग ऑफ बैंक की एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में ना, डाउट होता है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि टाइमिंग ऑफ बैंक फिक्स होती है, क्योंकि उन्होंने कई बार सुना होता है कि बैंक मैनेजर को 8-9 बजे तक घर पे जाना पड़ता है। तो क्या एवरेज टाइमिंग की अगर बात करें तो क्या होता है मैम टाइमिंग? सर एवरेज टाइम की अगर आप बात करेंगे तो कस्टमर के लिए जो टाइमिंग्स होती हैं बैंक में 10 to 4 होता है। आप 4 o'clock तक कस्टमर बैंक में एंट्री कर पाता है। जो 4 o'clock तक कस्टमर एंट्री करेगा हमें उसका काम करके देना है। उसके बाद स्टाफ के लिए टाइमिंग्स की अगर बात करें तो सुबह उनको 9:45 पे पहुंचना होता है और शाम की अगर बात करें तो अराउंड 6 o'clock आप अपना काम फिनिश कर लेते हैं। हमारा काम फिनिश हो जाता है अराउंड 6 o'clock। एवरेज जो होता है वंस इन ए वाइल होता है कि कभी आपको 7 हो गया, 8 हो गया, 8:30 हो गया, वो वंस इन ए वाइल होता है। और कई बार ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी ब्रांच का बिजनेस पोर्टफोलियो मान लीजिए 100 करोड़ है तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। कुछ कुछ बड़ी ब्रांचेज हैं जहाँ पे 2000 करोड़ ब्रांच का पोर्टफोलियो है, वहाँ पे ऐसे तो स्टाफ ज्यादा होता है बट फिर भी कई बार रहता है कि आप थोड़ा लेट ज्यादा लग जाता है। जी बिल्कुल, थोड़ा लेट हो जाता है कई बार शाम को। कहीं ना कहीं थोड़ी मिस कैलकुलेशन हो गया, कहीं कोई डाटा मिस कर गया तो आपको कैलकुलेशन, हाँ कई बार कैश मिसमैच हो गया या आपका वैसे आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो उसकी वजह से कई बार आपको देर तक बैठना पड़ जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप डेली रूटीन से लेट बैठते हैं। वो आपका वंस इन ए वाइल होता है कि महीने 2 महीने में कभी एक बार हो गया, तो वो तो हर जॉब में होता है। अगर आप मान के चले तो हर एक जॉब में ऐसा होता है। तो बच्चों फिक्स टाइमिंग है बिल्कुल आपके लिए। आप जो कहीं आपके मन में डाउट्स था तो बिल्कुल भी आपके मन में डाउट ना रखें कि फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है। तो मैम अब मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो प्रिपरेशन जो आपने स्टार्ट की 2010 में, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की उस टाइम कंपटीशन कितना था? सर 2010 की अगर मैं बात करूं तो 2010 में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। इवन उस टाइम कंपटीशन मुझे लगता है आज से कहीं ज़्यादा होता था, क्योंकि एक मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैंने 4 बैंकों के फॉर्म भरे हैं, मेरा 4 में सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा वीक है, उसका एक बैंक में सिलेक्शन हुआ। तो एक बच्चा जिसका 4 बैंक में सिलेक्शन हो गया उसने 4 बैंकों की पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी IBPS आने के बाद क्या हुआ है कि आप एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बैंक मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको अलग अलग बैंक्स के अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे। फिर हम जैसे 4 जगह सिलेक्शन हो जाता, हमें चूज करना होता था हमें किसको लेना है। बाकी वेटिंग लिस्ट नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे, एक का जिसका 4 बैंक में सिलेक्शन हो गया उसने 3 सीट फालतू की ऑक्यूपाई कर ली, वो एक जगह पे ज्वाइन करेगा। 3 बच्चों का जो सिलेक्शन होना था अलग अलग बैंक्स में, तो हमें भी आप इंफॉर्मेशन मिली कि शायद आपका भी कहीं 1-2 जगह और सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। सेम टाइम पे जैसे ही मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद इलाहाबाद बैंक में सिलेक्शन हुआ, KVS में सिलेक्शन हुआ, देन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें भी सिलेक्शन हुआ। तो बैक टू बैक कहीं ना कहीं बच्चों उस टाइम पे, मतलब मैम का ही अगर एक जगह से 5 जगह पे और सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं और 5 बच्चों को जॉब मिल सकती थी। तो IBPS आने से कहीं ना कहीं ज्यादा सुधार हुआ है। पर मैम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप बैंकिंग में हैं, थोड़ा कंपटीशन से अभी दूर है, तो उस टाइम पे मैम पोस्टें मेरे हिसाब से काफी ज्यादा थी, 20,000। अभी बच्चों की इस बार मैम IBPS में 1500 पोस्ट आई है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कंपटीशन
मैं कहना चाहूंगा अपने वे में कि कहीं ना कहीं कंपटीशन अब थोड़ा ज्यादा है। तो बच्चों आप मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आइए बात कर लेते हैं कि मैम आपने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपका ट्रांजिशन मतलब जो होता है ना कि बच्चे के कि उसके बाद से एक ट्रांजिशन फेज आता है और वो अपनी तैयारी में स्पीड पकड़ लेता है, तो कहीं ना कहीं फेलियर देखता है पास्ट में, ऐसा सबकी प्रिपरेशन में होता है। तो आपसे पूछना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन में क्या कुछ रहा? सर मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो 2010 में स्टार्ट की थी। 2010 में भी मैंने एक दो एग्जाम्स दिए थे, पर जब आप स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम्स देते हो और क्रैक नहीं होते हैं तो फिर आपको ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते जाइए। 3-4-5 महीने की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करी, देन 2011 में आपके सामने है कि फिर मेरा जो एग्जाम था वो क्रैक हुआ। मैम कोई एक ट्रांजिशन फेज अगर आप डिस्कस करना चाहें कि कोई इंटरव्यू आपने देखा हो या कुछ ऐसा कोई ट्रांजिशन फेज जिसके बाद आपने कोई अपना टाइम शेड्यूल फॉलो किया हो, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजिशन फेज रहता है ना हर बच्चे की एक लाइफ में, तो आपका कोई ट्रांजिशन फेज जो आपको याद हो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? सर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी इन 2010, तब मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो बैंक पीओ में जिनका सिलेक्शन हुआ था, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। तो उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे कि जो अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोली कि 8 months 8 hours, मतलब कि 8 महीने आप कंटिन्यूस 8 आवर्स पढ़िए, कंटिन्यूस आप स्टडी करेंगे। देखो इसमें ना कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 8 महीने 8 घंटे पढ़ेंगे, कोई ताकत नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो, मतलब डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा आप, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूस पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 1 घंटे पढ़े नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़े, नहीं, कंटिन्यूसली आप प्रिपरेशन करिए। आप 7-8 महीने कंटिन्यूस प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। और उन्होंने एक बात और बोली कि जैसे उन्होंने बोला कि 8 months 8 hour और फिर आप मेरी जगह खड़े होंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ गई, बिल्कुल जम गई कि 8 महीने अगर मैं प्रिपरेशन करूंगी और कंटिन्यूस 8 आवर्स पढ़ूंगी तो डेफिनेटली मैं उनकी जगह कल खड़ी होंगी। और वो सब आपके सामने है। देखो जैसे मैम बता रही है कि 8 महीने 8 घंटे, मतलब कि 8 months कंटिन्यूटी से आपको पेशेंस के साथ मेहनत करनी है, कोई भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और जैसा कि मैम ने बोला कि उनके लिए मोटिवेटिंग एक थॉट था कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप उनकी जगह खड़े होंगे। तो मैं बच्चों आपको भी बोलना चाहूंगा, अगर आप 8 महीने और 8 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो कल आप भी इनकी जगह खड़े होंगे, यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे और बच्चों को मोटिवेट कर रहे होंगे। और मैं कहीं ना कहीं व्यू बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा, भाई 8 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कंटिन्यूटी से लगे रहें, बिल्कुल संडे अपना ऑफ रखें, लेकिन एक कहीं ना कहीं अपना मॉक लगाएं, थोड़ा टच में रहे चीजों के साथ। आप भी मॉक्स वगैरह देते थे क्या उस टाइम पे? सर संडे बहुत अच्छा टाइम होता है संडे को। पहले कंटिन्यूस आप 6 डेज पढ़ाई करिए, कंटिन्यूटी में आप पढ़ाई करिए। संडे आप रिलीफ के लिए रखिए, रिलीफ इन द सेंस कि पहले आप 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, देन फिर आप रिलीफ करिए। माइंड को भी एक दिन के लिए रिलैक्स मिलना बहुत जरूरी है। तो आप कंटिन्यूटी 6 डेज अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, देन एक दिन का अगर आप ब्रेक लेते हैं, बीच में मूवी देखिए, ब्रेक लीजिए, कुछ भी करिए, फन करिए, बट 1-2 मॉक टेस्ट बीच में 2-3 घंटे के बिल्कुल दीजिए, ताकि आप कनेक्टेड रहें और आपकी कनेक्टिविटी बीच में छूटे ना। एक वीक से दूसरे वीक ट्रांजिशन में आपकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ना छूटे, इसलिए आप अपने संडे को मॉक लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू आजकल बहुत रिलेवेंट हो रहा है बच्चों के लिए। और मैं बात करना चाहूंगा कि आपका जैसे प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी, तो कोई ऐसा फेज आया था जब आपको लगा कि हाँ यार अब तो मैं फेलियर आ रहे हैं और अब मुझे फील हो रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ फेज आता है मैम? सर स्टार्टिंग में लगता है हमें, जब हम स्टार्टिंग के 2-3-4 एग्जाम देते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही एक फेज होता है जिससे अगर आप ऊपर निकल गए ना तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अगर उस फेज में आप पीछे हट गए, आपने बैकआउट ले लिया कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर उस स्टेज को आपने क्लियर कर लिया, वहां से आप 2 स्टेप आगे बढ़ गए, तो उसके बाद डेफिनेटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और वहीं से 2 स्टेप आगे उठाइए कि नहीं मैं कर सकता हूं। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं आई कैन डू इट। तो वहां से जब आप आगे जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज को क्रैक करेंगे। और मैम कहीं ना कहीं 2 बातें होती है बच्चों के मन में। एक बात होती है कि वैकेंसी कम है, और दूसरी बात है कहीं ना कहीं बच्चों की कि वो 21 साल में तैयारी करके एलिजिबिलिटी पे पहुंचते हैं, फिर कहीं ना कहीं बैकअप करते हैं। इन दोनों बातों पे आप कि भाई 2 साल हो गए तैयारी को, 3 साल हो गए, तो इन दोनों बातों को बच्चों को कैसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? पहली बात कि वैकेंसीज कम आ रही है, बच्चों का क्वेश्चन डाउट रहता है, मतलब अपने मन में खुद से पूछते हैं। दूसरी बात कि यार 2 साल हो गए तैयारी करते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए?
सर अगर वैकेंसीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ फोकस करना चाहिए एक पॉइंट पे। वैकेंसी 150 है, 1500 है, 15,000 है, हमें सिर्फ एक वैकेंसी पे फोकस करना है। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें सिर्फ एक वैकेंसी, अगर हम ये सोचेंगे वैकेंसी कम है हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में अगर नेगेटिविटी आ गई तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप पॉजिटिव रहिए, एवरी टाइम भी पॉजिटिव। स्टार्टिंग में आप सोचिए कि नहीं मुझे सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, आप उस पर पूरा फोकस करिए, देन गो अहेड। और मैम जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और नहीं हो रहा, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका अगर एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हम रेगुलरिटी में लैक कर रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है वो ना कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हैं, वो 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन बीच में ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो उनके लिए, सभी के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि हार्डवर्क बहुत जरूरी है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क से ज्यादा कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर आप 5 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो 5 आवर्स आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जैसे डेली आपको 1 घंटा जीके को देना है, 1 घंटा मैथ्स को देना है, रीजनिंग को देना है, तो कंटिन्यूटी में डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपका एग्जाम एक दिन बिल्कुल क्रैक होगा। और कहीं ना कहीं मैं बच्चों को बताना चाहूंगा भाई, आप 21 साल तैयारी करके एलिजिबल हुए हैं इस एग्जाम के लिए, बैंक ऑफ इंडिया के लिए। आप एलिजिबिलिटी 21 साल में आपने अचीव करी है, ग्रेजुएशन। तो कहीं ना कहीं आप 2-3 साल में आपको चीजों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले में आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि यार एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आने वाले 50 इयर्स ना, आप इस चीज पे एक बार बच्चों को थोड़ा डिस्कस करिए, मतलब शेयर करिए अपने व्यू बच्चों को। सर अगर आप 21 में मान लीजिए आप प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं और आपके 23 तक या 25 तक जॉब नहीं लगती है, तो हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं 25 का हो गया मेरी जॉब नहीं लगी। अगर आप किसी दूसरे सेक्टर, ऐसे सेक्टर में जाएंगे जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, तो वहां पे आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपका वहां ज्यादा अच्छा है कि बजाय आप 28 इयर्स में आप बैंक पीओ लगे, वो फ्यूचर ज्यादा अच्छा है बजाय आप ऐसे ही किसी दूसरे फील्ड में घुसे, किसी दूसरे फील्ड में घुसे। क्योंकि कंसंट्रेशन ठीक है, 1-2 साल बाद आपका 1-2 साल का टाइम लगेगा, बट आप अगर कंटिन्यूटी रखेंगे तो डेफिनेटली वो 1-2 साल बाद या 2 साल या 3 साल डेफिनेटली वो चीज आपकी क्रैक होगी। तो बच्चों आज हमने मैम से देखा कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आज अपना लग जाओ, कल आपको इनकी जगह यहाँ पे आना है। 8 महीने जो मैडम ने एक फॉर्मूला दिया है इसको भूलना नहीं, 8 महीने और 8 घंटे बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी से अपनी पढ़ाई करनी है। एक वीक से दूसरे वीक ट्रांजिशन में संडेज को मौके देने हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैम लास्ट में आप कुछ बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, कोई थॉट्स आपके बैंकिंग से रिलेटेड कि कैसे गवर्नमेंट जॉब अच्छी है नहीं है, और कुछ पॉजिटिव आप बैंक के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, क्यों उनको एक बैंक में आना चाहिए? सर देखो, बैंकिंग सेक्टर के अपने फायदे हैं। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, आप सोसाइटी में हेल्प कर सकते हो, आपका एक अलग रुतबा होता है, आपका एक अलग स्टेटस होता है, लोग आपको इज्जत से देखते हैं, तो वो तो स्टेटस सिंबल तो है ही। बट सैलरी वाइज भी बैंकिंग ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप सब कुछ कर पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर पाते हैं। इवन आपको ट्रांसफरेबल जॉब है, आप पूरे इंडिया को घूम सकते हैं, इवन फॉरेन पोस्टिंग्स भी मिलती है, आपको फॉरेन जाने का मौका भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से देखो अपना अपना सेटिस्फैक्शन होता है, बट मेरे हिसाब से बैंकिंग इज वेरी गुड। तो मैम फॉरेन पोस्टिंग की आपने बात कर ही दी, तो वैसे तो मैं सम अप करने वाला था, लेकिन फॉरेन पोस्टिंग की आपने बात कर दी, तो थोड़ा कुछ आप एक बार फोकस मतलब बच्चों को बताएं कि फॉरेन पोस्टिंग में क्या सीन होता है और क्या सभी को मिल सकती है अगर कुछ कोई करना चाहे, कोई क्राइटेरिया कुछ? सर फॉरेन पोस्टिंग का भी ये होता है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स बैंकिंग में होना चाहिए। आप जब बैंक में 5 इयर्स एज ए पीओ या स्केल 2 काम कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरनल वैकेंसीज निकलती है फॉरेन पोस्टिंग के लिए, तो उसका भी एक एग्जाम होता है, आपको क्रैक करना होता है, अगेन एक इंटरव्यू होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। ओके बच्चों, तो फिर आज हमने मैम से डिस्कस किया सब कुछ बातें। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे इंटरव्यूज लेके आएंगे, सारी चीजें। अगर आपको और भी कुछ मैम से पूछना है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम एक इंटरव्यू और कर सकते हैं मैम के साथ, कोई इश्यू नहीं है। और आने वाले टाइम में और भी हम बहुत सारे इंटरव्यू लेके आएंगे, तो प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको और कोई क्या क्या डाउट्स है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक सेक्टर से रिलेटेड, और आपको जॉब से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज हमें एक बार कमेंट करें। और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम और एंथुसियास्टिक रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें इस माहौल में। मैं आपको बता देता हूं, मैम ने भी आपको बताया कि आपको एक पोस्ट चाहिए तो अपनी एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़े और बिल्कुल अपनी एक पोस्ट के लिए पॉजिटिव रह के तैयारी करें और स्टे कनेक्टेड विद मेंटर 365। थैंक यू।